हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारा नगरीय निकाय वाला पार्ट चलते हुए आ रहा है, उसी में आज का वीडियो में हम देखेंगे कि यदि किसी निर्वाचन में, चाहे वो नगर निगम का हो, नगर पंचायत को या नगर परिषद का हो, यदि किसी निर्वाचन लड़ने वाले मतलब चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है तो चुनाव का क्या होगा, चुनाव किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है कि नहीं बढ़ाया जा सकता, ये सब पार्ट। उसके अलावा जो है हमारे नगर निगम में जो वार्ड समितियों का गठन होता है, वो किस प्रकार से वार्ड समितियों का गठन होता है, ये सब पार्ट जो हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। और इस प्रकार के क्वेश्चन जो मृत्यु हो जाने पर अभ्यर्थी का चुनाव को प्रत्यादिष्ट किया जाएगा कि नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल पेपर में पूछे जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आज का जो कल के वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसका आपको आंसर दे रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रबंधु अर्ध साप्ताहिक पत्र किसका है? तो राष्ट्रबंधु अर्ध साप्ताहिक पत्र जो है ठाकुर प्यारेलाल जी का है। अगला, आयरलैंड का इतिहास, ये बुक किसकी? आयरलैंड का इतिहास पंडित रविशंकर शुक्ल जी की है। फिर है राम वनवास, राम वनवास ये बुक किसकी? राम वनवास श्यामलाल चतुर्वेदी जी की बुक है। और उसके अलावा था टोकरी भर मिट्टी, ये थी माधवराव सप्रे जी की बुक। ठीक है, तो फिर से बताऊं, राष्ट्रबंधु अर्ध साप्ताहिक पत्र ठाकुर प्यारेलाल, आयरलैंड का इतिहास पंडित रविशंकर शुक्ल, राम वनवास श्यामलाल चतुर्वेदी जी और टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे जी। तो ये चार बुक जो मैंने कल आपको दिया था, आज के क्वेश्चन वीडियो के अंत में बताऊंगा। उसके अलावा जो कल का वीडियो था उसमें कुछ डाउट आए थे और यही डाउट मैंने कई बार क्लियर भी किया, लेकिन फिर से वही पूछा जा रहा है कि कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे वार्ड में रहता है और वह दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ सकता है क्या? तो इसका अगर आप सामान्य लॉजिक भी लगाना चाहें तो मैंने वीडियो में बताया भी था, कोई व्यक्ति जो है 2 वार्ड से नामांकन अगर पार्षद चुनाव के लिए भर देता है तो उसको नामांकन वापिस किसी एक वार्ड से नामांकन वापिस लेना पड़ेगा। तो वो अगर 2 वार्ड से नामांकन भर रहा है, किसी एक वार्ड से वापिस लेने पड़ेगा, तो रहने वाला तो किसी एक ही वार्ड का ही होगा वो। तो देखिए, सिंपल सी बात है, यदि कोई व्यक्ति किसी नगर निगम के किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ना चाहता है तो वो चुनाव लड़ सकता है। बस शर्त इतना है कि उसका नगर निगम के उस नगर निगम में उसका नाम मतलब नगर निगम की मतदाता सूची में होना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए वार्ड नंबर 1 में रहता है तो वार्ड नंबर 2 से भी चुनाव लड़ सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, बस उसका नाम नगर निगम की उस मतदाता सूची में होना चाहिए। दूसरा, कल मैंने जमानत राशि के बारे में बताया था, तो ये डाउट था, यदि कोई व्यक्ति किसी पार्षद का चुनाव यानी वार्ड का चुनाव और महापौर का चुनाव इकट्ठा लड़ रहा है तो वो दोनों के लिए अपनी जमानत राशि भरेगा। हाँ, वो दोनों के लिए अपनी जमानत राशि भरेगा। अगर वार्ड का अगर लड़ रहा है पार्षद का चुनाव तो किसी पार्षद के रूप में वो अपनी जमानत राशि भरेगा, और महापौर का लड़ रहा है तो महापौर के रूप में, और दोनों का लड़ रहा है तो दोनों के लिए उसको जमानत राशि भरना पड़ेगा। अगर वो किसी 2 वार्ड से पार्षद का चुनाव लड़ना चाह रहा है, मतलब नामांकन भरा हुआ है, तो किसी एक वार्ड से नामांकन उस समय जमानत राशि भरेगा, वार्ड के लिए। लेकिन अगर वो वार्ड और महापौर दोनों का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं यानी पार्षद और महापौर का, तो उसको दोनों के लिए जमानत राशि भरनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कल का डाउट था। चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं, मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा। तो सबसे पहला पॉइंट, मतदान प्रारंभ होने के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है और वह या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से खड़ा नहीं किया गया हो तो मतदान प्रत्यादिष्ट नहीं किया जाएगा। यानी मान लीजिए चुनाव प्रारंभ हो रहा है, मतलब जिस दिन मतदान है उसके पहले किसी दिन, मतलब पहले किसी अभ्यर्थी की जो चुनाव लड़ रहा है उसकी मृत्यु हो जा रही है, और वो अभ्यर्थी जो जिसकी मृत्यु हो रही है वो निर्दलीय प्रत्याशी, यानी वो कोई राजनीतिक पार्टी यानी कांग्रेस या बीजेपी से खड़ा नहीं हुआ है, वो किसी निर्दलीय प्रत्याशी है। और अगर ऐसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है चुनाव चालू होने के पहले, तो चुनाव जो है प्रत्यादिष्ट यानी चुनाव को टाला नहीं जाएगा, उसी दिन चुनाव होगा। अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी की मृत्यु चुनाव से पहले हो जाती है तो चुनाव को टाला नहीं जाएगा, यानी चुनाव प्रत्यादिष्ट नहीं होगा। ये पॉइंट अपने दिमाग में डालना है। अगला, परंतु ऐसी मृत्यु के परिणाम स्वरूप निर्वाचन लड़ने वाला केवल एक अभ्यर्थी शेष रह जाता है। यानी मान लीजिए को जो चुनाव हो रहे थे वहां पर 2 ही प्रत्याशी खड़े थे, एक निर्दलीय प्रत्याशी था और एक जो है कोई दूसरी पार्टी का प्रत्याशी था, या कुछ निर्दलीय था, वहां कोई पार्टी नहीं खड़ी हुई मान लेते हैं, तो वहां 2 ही प्रत्याशी थे जिसमें से एक की मृत्यु हो गई, यानी जो निर्दलीय प्रत्याशी था उसकी मृत्यु हो गई। तो इस स्थिति में क्या होगा? तो इस स्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर उस अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य का समाधान कर मतदान को प्रत्यादिष्ट कर देगा। यानी
फिर वो जो वहां का रिटर्निंग ऑफिसर रहेगा, जिसको गवर्नमेंट अलॉट करती है वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में, जो चुनाव वहां पे करवाता है, वो क्या करेगा, यदि मान लीजिए कि किसी निर्दलीय प्रत्याशी की मृत्यु हो जा रही है और उसके पश्चात केवल एक ही प्रत्याशी चुनाव में बच जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा वो उसकी मृत्यु का मतलब जांच करेगा कि वो मृत्यु जो है किसी दूसरे प्रत्याशी के द्वारा तो नहीं करवाई गई है, और वो इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि वो मृत्यु अगर किसी प्रत्याशी के द्वारा करवाई गई है, उसकी रिपोर्ट मंगवाता है और उसको ऐसे वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि मतलब उसकी मृत्यु हो गई है और उसके पीछे किसी और का हाथ है, उसको मारने में दूसरी पार्टी का हाथ है, तो इस स्थिति में क्या होगा, चुनाव जो है प्रत्यादिष्ट यानी चुनाव को टाल दिया जाएगा और इसकी रिपोर्ट जो है रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को भेज देगा। यानी चुनाव को टाल दिया गया है, ये सूचना किसको भेजेगा, सबसे पहले जिला निर्वाचन अधिकारी को देगा और जिला निर्वाचन अधिकारी इस सूचना को राज्य निर्वाचन आयोग तक पहुंचा देगा कि यहाँ के चुनाव को टाल दिया गया है। फिर उसके बाद वहां अगला चुनाव कब होगा ये राज्य निर्वाचन आयोग डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये एक क्या हो गया, अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी की मृत्यु हो रही है और उसके खिलाफ मान लेता हूं 4 से 5 प्रत्याशी और खड़े हुए थे, तो ऐसी स्थिति में चुनाव को टाला नहीं जाता। लेकिन अगर निर्दलीय प्रत्याशी की मृत्यु हुई है और जो उसके मतलब उसके अपोजिट केवल एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था, तो ऐसी स्थिति में उसकी मौत की जांच की जाएगी। अगर जांच में पाया जाता है कि दूसरे प्रत्याशी का ही उसकी मौत में हाथ है, तो इस स्थिति में चुनाव को टाल दिया जाएगा। ठीक है, और इसकी रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से किसको भेज दी जाएगी, राज्य निर्वाचन आयोग को। अगला देखते हैं, यदि मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़े किसी अभ्यर्थी की, यानी कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो रही है चुनाव के पहले, वो किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल यानी कांग्रेस बीजेपी जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होते हैं उनका अभ्यर्थी है यानी उनका कैंडिडेट है, तो क्या होगा, नामांकन पत्र करने की अंतिम तारीख के पूर्वाह्न 11 बजे के पश्चात किसी भी समय मृत्यु हो जाती है उस व्यक्ति की और उसका नामांकन पत्र वैध हो, ये कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि नामांकन पत्र भरने की एक डेट होती है जिसमें सभी अब जो चुनाव लड़ना चाहते हो अपना नामांकन पत्र भरते हैं, तो उस नामांकन पत्र भरने की यदि अंतिम तिथि में जो 11 बजे होता है, सुबेरे का 11 बजे, उसके पश्चात यदि किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है और उसने अपना नामांकन पत्र वहां पर भर दिया है और उसका नामांकन पत्र वैध है, ठीक है, ये पहली कंडीशन। दूसरा, उसका नामांकन पत्र वैध हो और नामांकन वापस ना लिया हो, यानी उसने नामांकन पत्र भर दिया और अपना नामांकन जो डेट, एक नामांकन पत्र वापस लेने की डेट होती है, उसने नामांकन पत्र को वापस भी नहीं लिया, यानी उसने अपना जो नामांकन पत्र भरा है वहां पर वो वैध तरीके से भरा हुआ है, तो इस स्थिति में क्या होगा, अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाती है और इसकी रिपोर्ट मतदान प्रारंभ होने से पूर्व मिल जाती है। यानी अगर क और ख जो मैंने 2 पॉइंट बताए उनमें से कोई भी एक पॉइंट होता है और इसकी मृत्यु मतलब इसकी जो खबर है वो रिटर्निंग ऑफिसर को उसकी मौत के पहले ही वहां पर मिल जाती है, यानी ये बोला जा रहा है कि जिस दिन मान लीजिए नामांकन पत्र उसने भरा हुआ और नामांकन पत्र भरने के बाद उसकी मृत्यु हो जा रही है, तो इस स्थिति में क्या होगा, और इसकी मतलब उसके मृत्यु की जांच की रिपोर्ट जो होती है, यानी उसकी मृत्यु क्यों हुई है इसकी जांच की रिपोर्ट रिटर्निंग ऑफिसर को मतदान के पहले ही मिल जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा वो मतदान को टाल देगा। यानी अगर कोई राजनीतिक पार्टी के जो नेता है उसकी मृत्यु हो जा रही, मतलब जो राजनीतिक पार्टी से खड़ा प्रत्याशी है उसकी मृत्यु हो जा रही है और उसने नामांकन पत्र को भरा हुआ है, तो इस स्थिति में जो उसको मतलब उसकी मृत्यु की जो रिपोर्ट है वो रिटर्निंग ऑफिसर को मिल जा रही है उस मतदान के पहले, तो रिटर्निंग ऑफिसर अगर उस रिपोर्ट से सेटिस्फाई है कि इसकी मौत जो है किसी कारणवश हुई है, यानी किसी ने उसको मारा है या कुछ उस रिपोर्ट ऐसी उसको कुछ रिपोर्ट मिल जाती है, तो वो अपना मतदान को मतलब उसको टाल देगा। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के केस में ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है कितने भी प्रत्याशी हो, 20 प्रत्याशी क्यों ना खड़े हो, लेकिन अगर उसकी मृत्यु को पता चल जाता है कि किसी ने मारा है उसको, तो ऐसी स्थिति में जो है उसके चुनाव को टाल दिया जाएगा। लेकिन अगर ऊपर वाले में निर्दलीय प्रत्याशी में 6 प्रत्याशी खड़े हो गए हो और उसमें से किसी की भी मृत्यु हुई तो चुनाव टाला नहीं जाता। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। तो इस स्थिति में चुनाव जो है प्रत्यादिष्ट कर दिया जाएगा और फिर से वही होगा, जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट दे दी जाएगी कि यहाँ चुनाव प्रत्यादिष्ट कर दिया गया है और कारण क्या है, जिस कारण से प्रत्यादिष्ट किया गया वो भी बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर है। अब जो है प्रत्यादिष्ट चुनाव की प्रक्रिया जो है, सारी प्रक्रिया पुनः प्रारंभ होगी, यानी जिसके बाद जब चुनाव को प्रत्यादिष्ट कर दिया गया है और तो राज्य निर्वाचन आयोग कभी ना कभी तो वहां पर चुनाव करवाएगा,
जो जब जब राज्य निर्वाचन आयोग वहां पर चुनाव करवाएगा तो इस स्थिति में जो जिन व्यक्तियों ने पहले अपने नामांकन पत्र भरे हुए थे उनको दोबारा नामांकन पत्र भरने की यहाँ पर जरूरत नहीं होगी और सीधा सीधा वहां के कैंडिडेट बन जाएंगे। लेकिन अगर उनमें से कोई व्यक्ति अपना नाम वापस लेना चाह रहा है नए चुनाव के समय तो वो वापस भी लिया जा सकता है, और कोई नया अभ्यर्थी जो है जो चुनाव में खड़ा होना चाह रहा है तो उसका भी नाम जो है इस चुनाव में वो खड़े हो सकता है। यानी जो प्रत्याशी के रूप में चुनाव में पहले ही खड़े हो चुके थे, अपना नामांकन भरे हुए थे, दोबारा इस नए चुनाव में उसको नामांकन भरने की जरूरत नहीं हो, सीधा सीधा कैंडिडेट बन जाएंगे। और अगर उनमें से कोई व्यक्ति अपना नाम वापस लेना चाहता है वो भी ले सकता है, और कोई नया व्यक्ति अब चुनाव लड़ना चाह रहा है तो वो भी लड़ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं निर्विरोध निर्वाचन कि निर्विरोध निर्वाचन आखिर होता क्या है। देखिए, जब चुनाव में केवल मान लेते हैं किसी वार्ड नंबर 1 से पार्षद का चुनाव हो रहा है और वार्ड नंबर 1 से पार्षद चुनाव में केवल एक ही व्यक्ति ने नामांकन वहां पर भर दिया है, ठीक है, और उसके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हो रहा है, एक ही व्यक्ति ने ही नामांकन भरा है, तो रिटर्निंग ऑफिसर क्या करेगा, उस व्यक्ति को नामांकन जब पत्र भरने की डेट खत्म हो जाएगी, नाम वापस लेने की डेट खत्म हो जाएगी, तो उस स्थिति में जो रिटर्निंग ऑफिसर रहेगा वो जो एक व्यक्ति ने नामांकन भरा उसको डायरेक्ट वहां से निर्वाचित घोषित कर देगा, क्योंकि उसके खिलाफ कोई कैंडिडेट ही नहीं है, तो वो सीधा सीधा निर्विरोध चुनाव जीत गया। ठीक है, ये कब हो रहा है, जब उसके खिलाफ चुनाव लड़ने वाला ही कोई नहीं है। ठीक है, तो ये सीधा सीधा वहां का निर्विरोध चुनाव उसने जीत गया है। और यदि मान लीजिए, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो रिटर्निंग ऑफिसर उसको निर्वाचित घोषित कर रहा है वो वही है जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को खबर भेज देगा कि वो निर्विरोध चुनाव जीत चुका है। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं वार्ड समितियों का गठन या नगर, जो अब जो मैं केस बता रहा हूं ये केस जो है नगर निगम के लिए वार्ड समितियों का गठन है। ठीक है, जो बाकी यहां तक जो मैंने केस बताया ये नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद तीनों में था। अब जो है वार्ड समितियों का गठन पढ़ रहे हैं हम नगर निगम के लिए। ठीक है, तो अध्यक्ष के निर्वाचन के, जब नगर निगम के अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाता है तो अध्यक्ष के निर्वाचन के 30 दिनों के भीतर वार्ड समितियों का गठन होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, जब अध्यक्ष का निर्वाचन प्रथम सम्मेलन में होता है उसके 30 दिन के भीतर वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। तो वार्ड समितियों की संख्या नगर निगम में कितनी होगी ये कैसे डिसाइड करेंगे, वार्ड समितियों की संख्या क्या करेंगे, उस नगर निगम की हम जनसंख्या निकालेंगे कि उस नगर निगम में कितनी जनसंख्या रहती है, उस नगर निगम की जनसंख्या को 1 लाख से डिवाइड करेंगे, जितना आ गया उतनी वार्ड समिति बनेगी। मान ले रहा हूं मैं उस नगर निगम की जो जनसंख्या है वो 2.5 लाख थी, 2.5 लाख थी, तो इसको हम 1 लाख से डिवाइड कर देंगे। इसको मान लेता हूं अभी मैं 2,40,000 किसी नगर निगम की जनसंख्या है, तो इसको 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.4। तो ये 2.4 क्योंकि आधे से कम है, 2.5 से कम है ये, तो इस स्थिति में क्या होगा, उस नगर निगम में 2 वार्ड समितियां बनाई जाएगी। और मान लेता हूं ये होता है 2.5 लाख, तो यहां पर आता है 2.5, लेकिन हमको 3 समितियां बनाने के लिए 2.5 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये 2.5 है, तो यहां पर भी 2 वार्ड समिति बनेगी। लेकिन अगर ये 2.6 आ जाता तो मैं वहां पर 3 वार्ड समिति का गठन करता। ठीक है, तो अभी क्योंकि यहाँ पर 2.5 से कम है, एक एग्जांपल के तौर पर, तो जितनी भी नगर निगम की जनसंख्या होगी उसको हम 1 लाख से डिवाइड करेंगे, जितना भी आ जाएगा उतना हमारा नगर निगम में वार्ड समितियों का गठन होगा, उतनी ही वार्ड समिति बनेगी। अगला देखते हैं, वार्ड समितियों के क्षेत्र निश्चित होंगे, यानी जितनी भी वार्ड समिति बनेगी उसमें जो जो वार्ड शामिल होंगे उनके क्षेत्र एक निश्चित होगा। कि मान लीजिए 3 वार्ड समिति बन रही है और उसके अंतर्गत मान लेता हूं भिलाई नगर निगम में जो है 70 वार्ड है लगभग, तो इसको जो है मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो जितना भी आएगा तो 1 वार्ड समिति के अंतर्गत उतने वार्ड शामिल होंगे। जैसे मैं इसको मान ले रहा हूं, तो होगा 3 दूनी 6, 1 3 6 18, तो लगभग जो है 3 दूनी 6, 1 बचा 3 3 9, तो यहां पर जो है लगभग जो है 23 वार्ड, 1 वार्ड समिति के अंतर्गत जो है लगभग 23 वार्ड आ जाएंगे। तो 23 वार्ड जो रहेगा मतलब, और जो 23 वार्ड रहेंगे वो एकदम करीब रहेंगे, यानी एक दूसरे से सटे हुए वार्ड रहेंगे। ठीक है, तो ये टोटल जो है इस प्रकार से हम बांटेंगे और किसी एक में ज्यादा कर देंगे, 23 23 24 ऐसे, तो इस प्रकार से 70 वार्ड बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं वार्ड समितियों में आखिर शामिल कौन कौन होगा। तो वार्ड समितियों में जितने भी वार्ड शामिल हो रहे हैं, मान लेते हैं एक वार्ड समिति में जैसे यहाँ पर 23 वार्ड आ रहे हैं, तो 23 वार्ड में 23 पार्षद होंगे, हर वार्ड का एक पार्षद होगा, तो ये 23 पार्षद जो है सीधा एक वार्ड समिति के सदस्य बन गए।
क्या बोल रहा हूं, जितने भी यहाँ पर वार्ड आए, एक वार्ड समिति के अंतर्गत जितने वार्ड आएंगे उस वार्ड के जो जो पार्षद होंगे वो सीधा सीधा वार्ड समिति के सदस्य बन जाएंगे। इसके अलावा जो है 2 सदस्यों की नियुक्ति वहां पर हर वार्ड समिति में 2 सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा। किसके द्वारा? महापौर के द्वारा। और महापौर के द्वारा उसी वार्ड से संबंधित जो वार्ड समिति के अंतर्गत वार्ड आ रहे हैं उन्हीं वार्ड से संबंधित 2 व्यक्तियों को वहां पर महापौर के द्वारा वहां पर नियुक्त किया जाएगा। वो जो है इसमें मुख्य रूप से पारंगत होने चाहिए नगरीय प्रशासन के बारे में, उनको जो है महापौर के द्वारा वहां पर नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा जो है महापौर इस समय जो 2 व्यक्तियों को नियुक्त करेगा उसके लिए सलाह लेगा। किससे सलाह लेगा? एक वार्ड समिति के जो अध्यक्ष होगा उससे सलाह लेगा। तो वार्ड समिति के अध्यक्ष कैसे बनते हैं वो भी मैं अभी बता रहा हूं। तो 2 सदस्य महापौर के द्वारा जो कि वार्ड समिति के अध्यक्ष की सलाह पर नियुक्त किए जाएंगे, और उसके अलावा सभी वार्ड के पार्षद जो है जो वार्ड समिति के अंतर्गत जितने वार्ड आ रहे हैं उसके पार्षद जो होंगे वार्ड समिति के सदस्य होंगे। अगला पॉइंट, प्रथम सम्मेलन में जैसे ही जो है यहाँ पर वार्ड समिति बढ़ जाएगी, हर वार्ड समिति के सदस्य हमको पता चल गए, तो प्रथम सम्मेलन वार्ड समिति का जब होगा तो प्रथम सम्मेलन में जो वार्ड समिति के जितने भी सदस्य होंगे एक वार्ड समिति में, वो अपने बीच में से जो है चुनाव करेंगे। किसका चुनाव करेंगे? अपने सभापति का, अपने समिति के सभापति का चुनाव करेंगे और अपने बीच